प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर डे के अवसर पर देश के डॉक्टरों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में कोरोना काल से जुड़ी चुनौती और अनुभवों को लेकर बातचीत की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स का अहम योगदान रहा है। कोरोना वॉरियर्स का नाम लेते ही सबसे पहले जुबान पर डॉक्टर्स का नाम आता है। पिछले 1 साल से डॉक्टर्स हमारी सेवा कर रहे हैं, इस महामारी के खिलाफ अपना योगदान दे रहे हैं और आज पूरे देश में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने डॉक्टर्स को इस दिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत में जो स्वास्थ्यकर्मी शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं, देश उन्हें सलाम करता है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर्स को बधाई देते हुए लिखा कि माता पिता के बाद अगर ईश्वर का दर्जा किसी को मिला है तो वो सिर्फ डॉक्टर्स को। कोरोना काल में दिन रात अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे न जाने कितने लोगों को डॉक्टर्स की बदौलत पुनर्जन्म मिला है। आइए इस डॉक्टर्स डे पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करें। कोरोना काल में डॉक्टर्स के जज्बे को हर किसी ने सलाम किया है। सैकड़ों डॉक्टर्स की इस दौरान मौत हुई है। भीषण गर्मी में भी डॉक्टर्स ने पीपीई किट्स पहनकर लोगों की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने संवाद में कोरोना काल में डॉक्टर्स के काम की सराहना कर चुके हैं। डॉक्टर्स के इसी जज्बे को देखते हुए पीएम मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो देश के डॉक्टर्स के साथ संवाद करेंगे। 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि और जन्मतिथि है। उन्हीं की याद में पूरा देश डॉक्टर डे के रूप में मनाता है। हरियाणा के जींद में सामान्य अस्पताल 3 महीने बाद कोरोना मुक्त हो गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली है। हरियाणा के जींद में अस्पताल कर्मियों ने अब राहत की सांस ली है और कारण है अस्पताल में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। जी हां, जींद का अस्पताल जो कुछ समय पहले कोरोना मरीजों से लबालब भरा हुआ था, बेड के लिए मारामारी थी, अब वही अस्पताल सुनसान नजर आ रहा है। बता दें कि मार्च महीने में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया था। अप्रैल और मई महीने में हालात इतने खतरनाक हो गए थे कि सिविल अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं बचा था। अस्पताल में 190 बेड पर तो कोरोना मरीज दाखिल थे ही, इमरजेंसी वार्ड भी फुल हो गए थे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर नीचे जमीन पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मई में लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे संक्रमण कम होने लगा और अब करीब 3 महीने बाद अस्पताल कोरोना मरीजों से मुक्त हो गया। कोविड फ्री नागरिक अस्पताल है। इस समय कोई भी कोविड का मरीज दाखिल नहीं है। नॉर्मली हम सैंपलिंग भी 300 से ज़्यादा कर रहे हैं और पेशेंट भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे। हमारे जो पूरे ज़िले में 3-4 या कभी 0, कभी 3, कभी 4 इस तरह पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि अभी ज़्यादा कोविड का फिलहाल कोई ज़्यादा चिंता नहीं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है और तीसरी लहर के लिए अस्पताल में सामान आना भी शुरू हो गया है। देखिए, कोविड की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। अब केस भी पॉजिटिव ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमारी सैंपलिंग अभी भी 300 से ऊपर हो रही है, लेकिन कोई ज़्यादा केस पॉजिटिव नहीं आ रहे। 2-4 केस ही पॉजिटिव आ रहे हैं। इस समय अस्पताल में जो एडमिट पेशेंट थे सबकी छुट्टी कर दी गई है। वार्ड भी कोविड वार्ड खाली कर दिया गया है। तो अब इस समय स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम 3rd वेव की तैयारियों में जुट गए हैं। हमने जो दोनों पूरे पुराने बिल्डिंग में दोनों वार्ड आइसोलेशन के लिए तैयार कर रहे हैं और आईसीयू का बजट सैंक्शन हो गया है, तो 12 बेड की आईसीयू भी पुराने हॉस्पिटल में तैयार हो जाएगी जल्दी ही। तो ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है, इसलिए हमारी तैयारियां संपूर्ण हैं। बहरहाल अस्पताल तो कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन अब जिले में कोरोना मुक्त होने का इंतजार है और साथ ही तीसरी लहर से सतर्क रहने की जरूरत है। देश में पहली बार किसी मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीन का कार्य किया जा रहा है। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। आज इसका शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर देखिए हुड्डा सेंटर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं। ये वेरिफिकेशन काउंटर है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट होंगे। लोग जो हैं कतार में खड़े हुए हैं और यहाँ से जाने के बाद लोगों को अंदर वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन के बाद उनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जिसके लिए जगह जो है पर्याप्त यहाँ पर बनाई गई है।
क्योंकि देखिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सके, यही जिला प्रशासन और सरकार का प्रयास है। ऐसे में तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। अब मेट्रो स्टेशन पे भी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। फर्स्ट सर बेसिस पर वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी कोविशील्ड की जो डोज है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। अगर आप पहले आते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको पहले ही वैक्सीन लगाई जाएगी, और जो बाद में आएगा उसको बाद में लगाई जाएगी, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर नहीं है। अगर आप प्री स्लॉट बुक करा के आपको नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आइए, आपको जो है वैक्सीन लगा दी जाएगी। डेली यहाँ पर 250 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि देखिए मेट्रो स्टेशन है, देश भर से लोग जो हैं दिल्ली गुरुग्राम सफ़र करते हैं। दिल्ली से गुरुग्राम जो है काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग का यही प्रयास था कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो अलग से जाके वैक्सीन लगवा पाएँ, वो मेट्रो से अगर गुरुग्राम काम करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर उतरें गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर। आखिरी मेट्रो स्टेशन है ये गुरुग्राम का, और यहाँ पर उतर कर थोड़ा ही समय आपको कतार में लगना पड़ेगा। उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, और वैक्सीन लगवाने के बाद आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं। आज सुबह इसकी शुरुआत कर दी गई है, और सुबह के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो तस्वीरें हैं, लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग अपना इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, कि जब उनकी बारी आएगी वो अपने आप को वैक्सीन लगवा सकें। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए आप आए हैं, क्या पहले भी बाहर गए थे, तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? कि फर्स्ट बार आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? अच्छा है, शांत माहौल है। आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या पहले भी कहीं गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए? अभी तक तो नहीं गए, फर्स्ट टाइम। अब कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हो और कितनी देर और लगेगी आप? 20 मिनट से खड़ा हूँ। देखिए, क्योंकि सिविल सर्जन का यही कहना था कि लोग अगर आते हैं तो 1 घंटे के अंदर उनको वैक्सीन दी जाएगी। ये कह रहे हैं 20 मिनट से खड़े हैं और नंबर इनका आ चुका है, उसके बाद इनको वैक्सीनेशन जो है वो दी जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो कतार में खड़े हैं, और देखिए व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। कोरोना की चैन जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ दी गई है गुरुग्राम में जो मामले हैं वो कम हो गए हैं। इसलिए जिला प्रशासन का प्रयास है, जिला स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। और आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे के मौके पर गुरुग्राम में 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वाकई जिला स्वास्थ्य विभाग की ये पहल काफ़ी सराहनीय है। ऐसे में और जगह मेट्रो स्टेशन पर क्या वैक्सीनेशन कार्य किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। अगर हिसार की बात करें तो हिसार में डीजल जो है वो 90 रुपये 15 पैसे और पेट्रोल 96 रुपये 95 पैसे तक पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर जहां सीधा असर पड़ रहा है, वहीं ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ने के कारण आम आदमी की जेब खाली होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियां और आम आदमी मांग कर रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हो, लेकिन अभी तक कीमतें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल जो बढ़ा है उनकी आजीविका पर क्या असर पड़ा है। जी भाई साहब, क्या काम करते हैं आप? वकील हूँ। जी वकील साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो आप भी एक प्रोफेशन में हैं, तो क्या असर आम आदमी पर और जो प्रोफेशन के लोग हैं उन पर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। तेल का रेट जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से कंजप्शन बढ़ेगी, एनवायरनमेंट खराब होगी, एनवायरनमेंट खराब होगी तो इससे प्रॉब्लम्स आएंगी सबके पास। हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, हर चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। सर, लगातार ही तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी तेल की कीमतों में कोई कटौती होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो आम आदमी कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है सर। इतने तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो हम व्हीकल कहाँ चलाएंगे? प्राइवेट व्हीकल का यूज़ आप गवर्नमेंट कर नहीं रही है, बोल रही सर, प्राइवेट उसका गवर्नमेंट व्हीकल्स का गवर्नमेंट यूज़ करने नहीं दे रही है। प्राइवेट व्हीकल इंसान चलाएगा कैसे? तेल बढ़ता जाएगा तो या तो गवर्नमेंट व्हीकल चलाओ या प्राइवेट व्हीकल को तेल सस्ता करो। बिल्कुल, देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल हैं वो गवर्नमेंट लगातार कम करती जा रही है और प्राइवेट व्हीकल तेल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ चलाए नहीं जा सकते, और इसका सीधा असर बजट जो घर का है उस पर पड़ रहा है और आम आदमी खासा परेशान नज़र आ रहा है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। इससे पहले पेट्रोल और डीजल के रेट ने लोगों को परेशान किया था, लेकिन अब महंगाई आम आदमी की रसोई तक पहुंच चुकी है। दूध के रेट प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्रति लीटर दूध अमूल के दूध पर
2 रुपये। इसके अलावा सिलेंडर की बात करें तो 25.50 यानी कल और आज की हम बात करें 25 रुपये का फ़र्क आ चुका है। तो इसी को लेकर खबरें अभी तक सीधे आम आदमी की रसोई में पहुंचा है और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई से कितना असर परिवार पर, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आम परिवार है, उन पर कितना असर पड़ता है। तो हम रसोई में हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर खाना बना रही हैं। आपसे पूछना चाहेंगे जी, लगातार जो है आज सिलेंडर का रेट एक तारीख से अब 25 रुपये बढ़ चुका है और उसके दूध की बात करें तो 2 रुपये लीटर। कितना असर आप लोगों पर पड़ रहा है? असर की तो पूछो मत। दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब लगा लो, मिडिल लगा लो, सबसे ज़्यादा तो मिडिल क्लास के लोगों का मतलब बुरा हाल हो रखा है कि उनके पास से ना तो सरकारी नौकरियां हैं और वो जो अपना बिजनेस है, छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं उससे कर लेते हैं। अब देखा जाए, गैस है, हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया गया है और 2 रुपये लीटर, 2 रुपये दूध का रेट बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं सरकार से एक बार कहना चाहूँगी कि दिन पे दिन जो महंगाई बढ़ाई जा रही है और सरकार ये कहती है कि घर पर चूल्हा ना जलाओ। भाई गरीब बंदा क्या करेगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे सिलेंडर लाने के लिए, तो वो चूल्हा ही जलाएगा, गोसे पाथेगा और चूल्हा जलाएगा। और फिर सरकार कहती है धुआं मत वो करो। तो सरकार से एक अनुरोध है। इससे कितना असर पड़ने वाला आपका, क्योंकि दूध रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, सिलेंडर भी के बिना काम नहीं चलता, तो फिर तो बजट में कटौती करनी पड़ेगी आप लोगों को, कम चीज़ें रखनी। सर आप कम की बात कर रहे हो, यहाँ तो चाय जहाँ 3 टाइम ली जाती थी वहाँ 1 टाइम भी चाय बनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दूध का जब रेट इतना बढ़ चुका है तो मिडिल क्लास लगा लो, मिडिल क्लास क्या महीने में उनकी सैलरी 10,000 होती है, 10,000 में वो बच्चों की फीस भरे या सिलेंडर भरवाए या अपना दूध का या सब्जी, एक टाइम सब्जी बनती है। अभी आप देख सकते हो कि मिडिल और गरीब जो परिवार होते हैं वो कैसे अपना घर का खर्चा चलाएंगे। देखिए परेशान है महिलाएं, तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि या तो बेरोजगार भत्ता और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और मैं ये चाहूँगी कि और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई को कंट्रोल करने से देश के साथ ही अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो मिडिल से ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो अपना खर्चा चला पाएंगे, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के जो इंसान वो जाएगी कहाँ। तो सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके पेट्रोल भी, जो पेट्रोल इतना जहाँ कहाँ 50 था अब 95 रुपये हो चुका है, साथ के साथ पेट्रोल भी कम किया जाए और सिलेंडर, जिससे हमारे घर की रसोई चलती है, और रसोई नहीं चलेगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो देखिए महिलाएं परेशान हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं, आपसे पूछना चाहूँगा आप लोग क्या कुछ काम करते हैं और कितना असर पड़ने वाला है आपकी इनकम पर, क्योंकि रसोई आपको चलानी होती है, तो ऐसे में क्या दिक्कत आ सकती है? आजकल के डेट में जितना कमाई नहीं उतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, हम लोग मजदूर आदमी कैसे चलाएंगे रसोई। तेल दूध का सब का दाम बढ़ गया है, बताओ कहाँ से चलेगा ऐसा। दूध के 2 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं, तो इससे तो असर पड़ेगा आप लोगों को। और कैसे चाय बनता है, जो दिन भर में 3 बार चाय बनता है वो एक बार बनने कैसे मुश्किल हो रहा है। क्या असर पड़ेगा? सिलेंडर से बहुत असर पड़ रहा है कि इतना महंगा बढ़ गया, सिलेंडर कहाँ से आएगा। तो देखिए आम जनता परेशान है। इससे पहले पेट्रोल डीजल ने लोगों को परेशान किया, लेकिन अब वो कहावत, वो गीत बिल्कुल स्टिक इस महंगाई पर बैठता है कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो महंगाई आम आदमी को लगातार मार रही है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आम आदमी की कमर टूटती जा रही है और इस बार जो ये रेट सिलेंडर और दूध पर बढ़ा दिए गए हैं, इससे आम आदमी की कमर लगातार टूटती जा रही है। आम आदमी परेशान है और आम आदमी का ये कहना है कि लगातार उसका बजट बिगड़ता जा रहा है। किसानों में मछली पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सरकार ने भी किसानों को इस क्षेत्र में सफल बनाने के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की हैं। मत्स्य पालन विभाग हरियाणा के निदेशक प्रेम सिंह मलिक ने मछली पालन में चल रही योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक ली है। हरियाणा में मछली पालन किसानों के लिए आर्थिक लाभ का सबब साबित हो रहा है। नतीजतन मछली पालन के प्रति किसानों का मोह भी तेजी से बढ़ा है। मछली पालन से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। इसके चलते सरकार ने भी किसानों को इस क्षेत्र में सफल बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का कितना लाभ किसानों को मिला और जिला अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर प्रदेश मत्स्य पालन विभाग के निदेशक प्रेम सिंह मलिक ने
रोहतक मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के मत्स्य पालन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मत्स्य पालन को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अधिकारी उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें, इसी की समीक्षा की गई। पहले हमने फिश कल्चर स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर से फिश कल्चर में आए। अब फिश कल्चर से हम हाई वैल्यूड स्पीसीज जो अच्छी कीमती मछलियां हैं, जैसे श्रिम्प कल्चर है, झींगा पालन जिसे कहते हैं, वो हम हरियाणा में 2014 से कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन किसानों का रुझान उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पिछले साल 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम, शायद सभी को इसके बारे में अवेयर हैं, 20,050 करोड़ की एक स्कीम अनाउंस की थी, जो कि 2024-25 तक चलेगी। इनकम बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी यही मिशन है इस PMSY का रखा है हमने। तो इसमें फिशरीज डिपार्टमेंट हरियाणा का भी बहुत अच्छा योगदान है। निदेशक प्रेम सिंह मलिक ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो अधिकारी निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार कार्यवाही नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले साल जो हमने 2021 में क्या काम किया था, हमने इनको क्या टारगेट दिए थे, इन्होंने क्या अचीवमेंट करी थी, क्या कमियां रहेगी, क्यों उसको पूरा नहीं कर पाए, जिसने अच्छा किया है उसने किस तरह से काम किया है, ताकि दूसरों को भी बताएगा, ताकि और भी मोटिवेट तो रिव्यू मीटिंग है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 21-22 के हमने जो टारगेट रखे हैं, उसको हमने किस तरह से अमल में लाना है, हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने फील्ड में फार्मर तक कैसे अपनी स्कीम्स को पहुंचाना है, तो ये इसका मेन एजेंडा है। निदेशक प्रेम सिंह मलिक की माने तो किसान खारे और मीठे पानी में खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन मछली पालन व्यवसाय दोनों तरह के पानी में फलता फूलता है। खारा पानी और वाटर लॉगिंग की समस्या है। वाटर लॉगिंग और खारे पानी की जमीन किसी भी प्रयोग के लिए ना उसमें खेती होती है ना कुछ है। तो हमारा जो श्रिम्प कल्चर है वो खारे पानी का है, तो झींगा पालन जो है वो खारे पानी में हो रहा है, और उसको हम खारे पानी को यूज करके फार्मर की इनकम करा रहे हैं। मेन जो मकसद है, अभी हमारे माननीय मंत्री श्री JP दलाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारा यही फोकस है, वो भी सेंटर से भी उन्होंने टाई अप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्कीम्स हमने बनाई है कि जो खारे पानी को और वाटर लॉगिंग एरिया को फिशरीज में कन्वर्ट करें। बहरहाल निदेशक प्रेम सिंह मलिक ने सभी जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झज्जर जिले के असंडा गांव में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झज्जर जिले का गांव आसंडा उस वक्त गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा जब कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले बयां करती ये तस्वीरें गांव आसंडा में स्थित सर्विस स्टेशन की हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ब्रीजा कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों में से 3 बदमाशों ने युवक सुनील के कार में बैठते ही कार को घेर लिया और युवक पर एक के बाद एक कई गोलियां बरसा दी। वारदात को अंजाम देकर तीनों बदमाश अपनी कार की तरफ भागे, जिनमें से 2 बदमाश तो कार पर सवार हो गए, लेकिन एक बदमाश फिर वापस आया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद PGI ले जाते वक्त उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। गोलीकांड का ये पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हो गया। वहीं सूचना मिलते ही असोदा थाना पुलिस और DSP राहुल देव मौके पर पहुंचे। DSP की माने तो मामला आपसी रंजिश का हो सकता है। सर्विस स्टेशन पर लगे कैमरों में हमलावरों की वारदात रिकॉर्ड हो गई है। हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मिली थी कि यहाँ पे सुनील मिट्टू है जो सर्विस स्टेशन चलाता है, वो गाड़ी की सफाई कर रहा था। इतने में एक ब्रीजा गाड़ी में 3-4 लड़के आए हैं, उन्होंने इसको फायर करके घायल कर दिया। जब पीजीआई ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो अभी इसके ऊपर जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द मुलजिमों का अरेस्ट। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी को भी कब्जे में ले लिया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर पाती है। गर्मी के इस मौसम में हांसी के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लिहाजा दुर्जनपुर गांव के 2 भाई पानी की तलाश में घर से निकले, लेकिन अफसोस अब उनकी कभी घर वापसी नहीं होगी। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ तो भीषण गर्मी से त्राहिमाम मचा है, वहीं दूसरी ओर पानी की कमी ने लोगों का जीना और ज्यादा मुहाल कर दिया। इसी बीच हांसी से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपके दिल को छलनी कर सकती है। दुर्जनपुर गांव के रहने वाले बलवान के घर में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा था। घर में पीने का पानी भी खत्म था, लिहाजा बलवान के दोनों बेटे पानी की तलाश में घर से निकल पड़े। लेकिन अफसोस कि जिस जगह पर दोनों भाइयों की पानी की तलाश खत्म हुई, वही जगह उनकी मौत का कारण बन बैठी। ये खेत में काम कर रहे थे, घर पर पानी नहीं था और ये पानी लेने के लिए वो गांव के डिग्गी के अंदर पानी लेने के लिए गए और उसमें इनका हमको तो पता नहीं कैसे पाँव फिसला है, क्या हुआ है। ये दोनों डिग्गी में से दोनों मर्द ही निकाले हैं। तो पहले कौन गिरा था, कुछ बताया हो, कोई देखता हो? सर किसी को नहीं देखा। ये अभी कौन पहले कौन गिरा है कौन नहीं। ये करीबन 5-5:30 बजे 4-4:30 बजे तो ये खेत में थे और बाद में घर आकर पानी लेने के लिए गए थे। तो आपको किसने सूचना दी? ये सूचना वहाँ बच्चे कबड्डी खेल रहे थे पास में ग्राउंड में, तो फिर मेरा अंकल गया पूछने के लिए, भाई यहाँ इस तरह लड़के आए थे। वे देखे उन्होंने नहीं, फिर ये डिग्गी के पास में जाके देखा, भाई रिक्शा तो है। तो उसने डिग्गी के अंदर झाँक के देखा तो उसके अंदर चप्पलें तैर रही थी और उसने आवाज़ लगाई, भाई मेरे लड़के डिग्गी में डूब गए। तब मैं बच्चे भागे वहाँ से और पास में आरो था उससे भागे बच्चे और वो तब निकाले। दोनों बेटों के घर वापस ना लौटने पर पिता ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। पानी की टंकी पर पहुंचने पर बलवान को पता चला कि दोनों हादसे का शिकार हो गए। हादसे में मरने वाले बड़े भाई की उम्र 18 साल थी तो छोटे भाई की उम्र 15 साल थी। इसमें शिकायत ये है कि 2 बच्चे थे, खेत में काम कर रहे थे इनके पिता के साथ। वहाँ काम करते हुए पानी लेने के लिए गए थे, वाटर बॉक्स में फिसलन होने के कारण पाँव फिसल गया, जिससे ऊपर लड़का परमवीर पानी में गिर गया। उसको बचाने के लिए उसका छोटा भाई उसके साथ गिर गया, जो दोनों को चलना नहीं आने के कारण दोनों डूब गए। गर्मी से राहत कब मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को जरूरत है तो इस गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या का समाधान। चरखी दादरी के कपूरी पहाड़ी में गैंगवार के चलते 12 जून को एक सरपंच की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चरखी दादरी में गैंगवार के चलते दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल कपूरी गांव में गैंगवार के चलते गांव के सरपंच की हत्या कर दी गई थी। बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सरपंच का शव कपूरी पहाड़ी पर मिला था, जिसके बाद अब पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी जोगेंद्र उर्फ भोली और उसके साथी को गिरफ्त में ले लिया, जिनके पास से 2 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए, जबकि हत्याकांड का एक आरोपी राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। 12 जून 2021 को जो कपूरी पहाड़ी है वहाँ पर जो आश्रम था, वहाँ एक साहूवाज के सरपंच का जो कत्ल हुआ था, उसमें हमने लगभग 3 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसके बड़े भाई का भी इसी गैंग ने, जो प्रदीप कासमी गैंग है, उसने मर्डर किया था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज था। और इसके फादर उसमें कंप्लेनेंट था, तो इसमें इसके फादर को तो गनमैन दे रखा था बल्कि, और इसको लाइसेंसी इसके पास 2 असले थे, जिसके उस दिन भी लेके साथ में गया हुआ था वहाँ कपूरी पहाड़ी पे। तो इस संबंध में पुलिस ने 103 नंबर FIR दर्ज की थी 302 के तहत और झुझू कला में। और हमने इसमें जो 3 लोग उस दिन जिन लोगों ने मर्डर किया था, उसमें से 2 लोग हम गिरफ्तार यहाँ कर चुके हैं
यानी कि अपने दादरी में, और एक जो है इसमें जो अक्यूज्ड है वो वहाँ राजस्थान पुलिस ने उसको पकड़ रखा है। रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी ने खुलासा किया कि सरपंच संदीप की गाड़ी में जीपीएस लगाया था और मौका मिलते ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। एसपी विनोद कुमार की माने तो पिछले कई सालों से 2 गुटों में गैंगवार चल रहा था, जिसके चलते सरपंच की हत्या की योजना भिवानी जेल में बनी थी। जेल में बंद गैंगस्टर प्रदीप कासनी ने हत्या करने के लिए 3 साथियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। उस दिन ये लोग जब ये इसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए इन्होंने जीपीएस पहले से ही इसकी गाड़ी में लगा दिया था, तो जीपीएस के थ्रू इसकी लोकेशन ट्रैक की है। तो ये जो वो जो आश्रम था वहाँ कपूरी पहाड़ी पे, ये वहाँ पर गए हैं तीनों के तीनों। एक आदमी बाहर खड़ा रहा, 2 लोग अंदर एंटर किए हैं, जिनके हाथों में 2 पिस्टल जो कंट्री मेड जो पिस्टल्स हैं और वो हैं लेके गए हैं अंदर, और अंदर इन्होंने उसको 10 गोलियाँ लगभग उस पर चलाई हैं, और उसके बाद ये लोग राजस्थान की तरफ फरार हो गए थे। तो इसमें जो वारदात में जो 2 पिस्टल इसने जो भोली के पास थे, तो हमने वो 2 रिकवर किए हैं। चरखी दादरी के कपूरी पहाड़ी में गैंगवार के चलते 12 जून को एक सरपंच की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।